नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों जैसा कि आज है आपका 17 जुलाई 2023 और आज आपको जो है सीजीएल का एग्जाम था। फर्स्ट शिफ्ट की एग्जाम समाप्त हो गई है। फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में जीके और इंग्लिश के फ्रेज और वर्ड जो भी पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर के आ गया हूं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं मैं 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ साथ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट दूंगा जो आपके एग्जाम में हूबहू छपेंगे। और इसी वीडियो में बात कर लीजिए, जो मैं कल प्रैक्टिस सेट करवाया था वहाँ से 8 क्वेश्चन हूबहू आए। अगर आपको विश्वास नहीं है तो कल वाली रात वाली जो प्रैक्टिस सेट हमारी चलती है उसको देख लीजिएगा, ठीक है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि प्रैक्टिस सेट का वीडियो अटेंड करना बहुत जरूरी है भाई, बहुत जरूरी है, ठीक है। अब देखिए ये प्रश्न पूछा गया है, कुमायूं हिमालय किन दो नदियों के बीच में। हमारे बच्चे जो हमसे जुड़े हुए हैं वो तो हिमालय के मतलब विशालता के आधार पर 4 भागों में और नदियों के आधार पर भी 4 भागों में, तो कोई छोड़ेगा जी। तो कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच में स्थित है ना। उत्तराखंड का जो है बेसिक पार्ट इसमें कवर होता है, नंदा देवी कामेत वगैरह इसी में आ जाते हैं। हिमालय नदियों के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। पंजाब हिमालय है ना, पंजाब हिमालय का क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है, सिंधु से सतलज। मैंने आपको ये भी बताया था कि भाई पंजाब के आगे जाओगे तो पाकिस्तान लग जाएगा और पाकिस्तान में आपका मोहनजोदड़ो शहर है। और मोहनजोदड़ो शहर किस नदी के किनारे थे, तो सिंधु नदी के किनारे। तो आपको सिंधु से पकड़ना है, सिंधु से सतलज। फिर अगला आएंगे तो हमारा हो जाएगा कुमायूं हिमालय, सतलज से काली है ना, सतलज से काली। फिर नेपाल हिमालय, तो काली स्टॉप हुआ तब काली से स्टार्ट होगा, तो काली से तीस्ता। और फिर हमारा असम हिमालय, तो तीस्ता से स्टॉप हुआ था पिछला यानी कि नेपाल हिमालय, तो अब तीस्ता से दिहांग हो जाएगा असम हिमालय। तो ये हिमालय के 4 पार्ट है नदियों के आधार पे। इसके अलावा हिमालय अगर आपसे पूछे कि किस प्रकार के पर्वत की उदाहरण है तो आपको बताना है ये नवीन बलत पर्वत है, न्यू फोल्डेड माउंटेन है, ठीक है। ये कैसे निर्माण हुआ है इसका, तो यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट ये दोनों प्लेट जब टकराए तो हिमालय का निर्माण हो गया, ठीक है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जिसे माउंट एवरेस्ट कहते हैं, इसकी टोटल हाइट जो है 8850 मीटर है। अब जहाँ तक ये बढ़ रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन अभी इतना ही है स्टैंडर्ड, इसे भी ध्यान रखेंगे। और नेपाल में इसे सागर माथा कहा जाता है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे तो कंचनजंगा हो जाएगा। अगर भारत और थोड़ा क्योंकि कुछ भाग पाकिस्तान में भी चले जाते हैं तो केटू भी सबसे ऊंचा है, लेकिन हम केटू को पूर्णतः भारतीय नहीं मानते, इसीलिए पूर्णतः भारतीय सबसे ऊंचा चोटी कंचनजंगा जो सिक्किम के अंदर है, और ये दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी भी है केटू के बाद, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। केटू दूसरा है, माउंट एवरेस्ट पहला, केटू दूसरा और कंचनजंगा तीसरा है। हिमालय की जगह पे प्राचीन काल में टेथीज सागर नाम के जो है सागर हुआ करता था, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कौन से फ्रेंच मुगल शासन काल में 6 बार भारत आए थे। तो जो भाई फ्रेंच जो आपका यात्री था या फिर व्यापारी कहिए, तो मुगल काल में 2 फ्रेंच जो है वस्तुतः आए, तो जिसमें 6 बार जो आए हैं ना, यहाँ पे क्लू लगा दिया कि भाई 6 टाइम आए, तो आपका ट्रेविनियर आंसर होगा। ये कब आया था, शाहजहां और औरंगजेब के काल में आया था। किसके काल में आया था, शाहजहां और औरंगजेब के काल में आया था, ठीक है। यह एक फ्रांसीसी यात्री थे जो किसके काल में, शाहजहां और औरंगजेब के काल में आया था, ट्रावनकोर। एक और फ्रांसीसी यात्री हुए जो दारा सिकोह के काल में आया, इनका नाम है फर्नांसिस बर्नियर। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे आने वाले शिफ्ट के लिए। फर्नांसिस बर्नियर को भी याद रखेंगे, ये दारा सिकोह के काल में आए थे, ये भी मुगल वंश के ही थे, ठीक है। इसके अलावा प्रसिद्ध यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के काल में आए थे, इसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। दोस्तों मैं थोड़ा बाहर हूँ, जैसा कि आप नॉइज भी थोड़ा सुन रहे होंगे, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ। मेगास्थनीज जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, जिन्होंने इंडिका नामक पुस्तक भी लिखे थे, है ना। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है ना। इसके अलावा फहियान कब आए थे भाई, तो फहियान जो आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय को आप विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, और ये जो है आपका बहुत ही प्रतापी राजा हुए थे। इनके अलावा इब्न बतूता ये सल्तनत काल में, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में, जब तुगलक वंश की शासन चल रही थी और उस समय मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था, तब जो है भारत आए थे और इन्होंने एक किताब लिखा जिनका नाम रेहला है, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अगला एक प्रश्न, ये दोनों प्रश्न मैं बताया हूँ, अब ये तीसरा प्रश्न जो आ रहा है ये भी मैं बताया हूँ कि संविधान का भाग 9B किससे संबंधित है। उस दिन जो बच्चे कमेंट कर रहे थे कि कहाँ से रिव्यू ले आए, भाई बहुत बच्चे ने गाली भी दिया यहाँ तक कि मुझे, लेकिन मैं कुछ नहीं कहा क्योंकि मुझे सबसे फर्क नहीं पड़ता है। मुझे जो बच्चे मेरे से जुड़े हुए उनको जितना फायदा करा सकूँ बस यही सोचता हूँ। तो ये क्वेश्चन मैं बताया था कि भाई संविधान के जो पार्ट है ना 1 to 10 देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। और मैंने ये भी बताया था कि संविधान में तो बेसिकली 22 भाग है, लेकिन ये 50 में कैसे विभक्त हुए, तो 4 का ए बनाया जहाँ मौलिक कर्तव्य को रखा गया, 9 से 9 का ए फॉर्मेशन हुआ जहाँ पे आपका नगर पालिका को रखा गया, 9 से 9 का बी का फॉर्मेशन हुआ जहाँ पे सहकारी समितियों के गठन का प्रावधान किया गया। तो आज आपका 9 का बी पूछा गया है जो सहकारी समिति के गठन से जो है संबंधित है। भारतीय में जो भाग 2 है इसमें नागरिकता को दिया गया है, जो हमारे यहाँ एकल नागरिकता मिलती है, और ये प्रथा ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक कवर करते हैं भाग 2, ठीक है। इसके अलावा संविधान के भाग 3 इसमें फंडामेंटल राइट है, यूएसए के संविधान से लिया गया है। वर्तमान में 6 है, 1978 में 44वां संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था।
था तब से लेकर आज तक 6 ही है ना। ये आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक कवर करेंगे, 12 से लेकर 35 तक में, ठीक है। इसके अलावा भाग 4 में डीपीएसपी है, जिसे हम नीति निदेशक तत्व कहते हैं, और ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है ना। इसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत का गठन, 44 सिविल नागरिक कोड, 48 जो है आपका गोहत्या निषेध, 50 जो हो गया कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकीकरण, 51 जो हो गया अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, 51 का ए जो हो गया ये मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। संविधान के भाग 5 में संघ का यूनियन का वर्णन किया गया है। ये आर्टिकल आपका 52 से लेके 151 तक के बीच में वर्णित है। इसमें संघ में जो भी चीजें जैसे राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, महान्यायवादी, लोकसभा, राज्यसभा, संसद है ना, प्रधानमंत्री, ये सभी इसी में आ जाएंगे आपके संघ में भाग 5 में, यानी 52 से 151 के बीच के आर्टिकल में। संविधान के भाग 6 में आपका राज्य का वर्णन है। राज्य के अंतर्गत जो भी आपका आता है जैसे राज्यपाल, हाई कोर्ट है ना, महाधिवक्ता, मुख्यमंत्री, ये सभी इसमें आ जाएंगे, विधानसभा, विधान परिषद, ये सभी भाग 6 में आ जाएंगे, जो आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक के बीच में वर्णित है, ठीक है। ये भाग 6 है, राज्य है, ठीक है। इसके अलावा भाग 7 जो है लगभग निश्चित है, और भाग 8 जो है ये केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज की वर्णन करती है, ठीक है। इसके अलावा संविधान के भाग 9 में ग्राम पंचायत है ना। संविधान के भाग 9 के ए में नगर पालिका है, और 9 के बी में अभी आपने देखा सहकारी समिति का गठन का प्रावधान किया गया है। अगला जो प्रश्न पूछा गया था कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित कौन सा है, आपको वीडियो के थंबनेल में मिल जाएगी कल वाली वीडियो, यानी इससे जो प्रीवियस वीडियो हमने पोस्ट किया था, ठीक है। तो ये आर्टिकल 148 है। कैग की नियुक्ति कौन करते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। देखिए क्वेश्चन का आधार क्या था, जब मैं ये बताया था कि लोक लेखा समिति का गठन किस भारत सरकार अधिनियम के द्वारा हुआ था, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा जो है लोक लेखा समिति का गठन हुआ था 1921 में। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना भी कहते हैं, ठीक है। तो इसी के तहत जो है लोक लेखा समिति के गठन का प्रावधान किया गया था, जो 21 में किए गए थे, ठीक है। तो यहीं पर मैंने आपका लोक लेखा समिति की जो प्रतिवेदन होती है उसके जांच कौन करते हैं, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग करते हैं। कैग का फुल फॉर्म भी आपसे पूछते हैं, कंप्ट्रोलर एंड जनरल ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके अलावा वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू है, जो देश के 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। भारत के जो आपका लोक लेखा समिति का गठन हुआ 1921 में बता ही दिया। प्रतिवेदन की जांच कौन करते हैं, तो कैग करते हैं, भी बता दिया। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो 22 सदस्य, जो 15 लोकसभा से और 7 जो है राज्यसभा से आते हैं। एक इसी प्रकार का सदन है। अच्छा, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है, तो विपक्ष के नेता होते हैं। अभी कौन है, अधीर रंजन चौधरी जी हैं, तो ये बात भी ध्यान रख लेंगे। एक और समिति इसी प्रकार का इंपोर्टेंट है, प्राक्कलन समिति। इसमें 30 सदस्य होते हैं, जो सिर्फ लोकसभा से चुने जाते हैं, इसमें राज्यसभा का कोई रोल नहीं होते हैं। और वर्तमान में प्राक्कलन समिति के जो अध्यक्ष हैं ये आपका गिरीश बापट है। कौन है, गिरीश बापट है ना, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, जो बीजेपी के हैं। इसके अलावा प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति को जुड़वा बहने कहा जाता है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में लाया गया था। भैया मैं पंचवर्षीय योजना पे एक फुल डिटेल वीडियो बना दिया था आज से 6-7 महीना पहले, अगर आप जाके देखे होंगे, विजिट किए होंगे, तो ये क्वेश्चन भी आपसे नहीं छूटेगा। प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो है ये 8वीं पंचवर्षीय योजना में 1992 से 1997 के बीच में आया था, है ना। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब होती है, 1951 से 1956 में होती है, और ये हैराट डोमर के मॉडल पे आधारित था, है ना। और इसमें जो है किस पर विशेष बल दिया गया था, तो कृषि पर विशेष बल दिया गया था, ठीक है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 पीसी महालनोबिस के मॉडल पे, इसमें भारी उद्योगों पे बल दिया गया था, जिसमें दुर्गापुर, राउरकेला और आपका भिलाई, ये 3 जगह जो है भारी उद्योग का कारखाना जो है लगाया गया था। जिसमें आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि दुर्गापुर किसके सहयोग से, तो ब्रिटेन के सहयोग से, राउरकेला किसके सहयोग से, तो जर्मनी के सहयोग से, और भिलाई किसके सहयोग से, तो रूस के सहयोग से, ठीक है। इसके अलावा आपका भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने वाली जो बॉडी थी ये आपका योजना आयोग थे। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1950 में। अध्यक्ष कौन होते थे, पीएम, लेकिन इसको समाप्त कब किया गया, 2015 में। 2015 में क्या आ गया, नीति आयोग आ गया। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, पीएम ही होते हैं। नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है, सुमन कुमार बेरी है, और सीईओ कौन है, बीवीआर सुब्रमण्यम है ना। नीति आयोग के प्रथम महिला सीईओ कौन बनी थी, सिंधु श्री खुल्लर बनी थी, जो एकमात्र महिला सीईओ भी बनी है अब तक, ठीक है। तो ये नीति आयोग के बारे में थोड़ा सा जानकारी रखेंगे। नीति आयोग के जो प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया, वो वर्तमान में नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति बन गए हैं, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा देखिए जिस प्रकार से अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा पंचवर्षीय योजना, उसी प्रकार से मैं 12 पंचवर्षीय योजना का इसी प्रकार से इमेज फॉर्मेट में आपको मैं पढ़ाया हूं, जिसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज हुआ है, क्या लक्ष्य रखा है, क्या इसमें रहा था, कौन से मॉडल पे थे, कौन से उस समय प्रधानमंत्री थे, ये सभी जानकारी आपको मिल जाएगा। तो आप जाके विजिट कर लीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए पंचवर्षीय योजना जो 8वीं पंचवर्षीय योजना हुआ, इसमें 3 प्रधानमंत्री का साथ रहा था। एक तो पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी साहब और एचडी देवगौड़ा साहब, ये तीनों प्रधानमंत्री इस पंचवर्षीय योजना को झेले थे, ठीक है।
है। योजना की अवधि 1992-97 रहा था। इसमें देखिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत, यही क्वेश्चन आज से आप पूछा गया है ना। तो अगर आपने देख लिया होता तो क्या क्वेश्चन छूटता भाई? मैं इस हिसाब से अरेंज कर दिया हो ना कि आपको जो है टीसीएस के द्वारा पूछे गए एग्जाम में 25 में से 20 तो मैं एकदम गारंटी दिलाता हूँ जी, अगर आप मैंने पूरी वीडियो देख लिया तो, पूरी पीडीएफ के साथ रिवीजन कर लिया तो। अच्छा, बहुत सारे बच्चे की जो है क्वेरी रहती है कि जो प्रैक्टिस सेट की वीडियो चलती है उसकी पीडीएफ कहाँ मिलती है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको पूरी जानकारी उस लिंक से मिल जाएगी। ठीक है। इसके अलावा योजना आयोग ने कुल कितने पंचवर्षीय योजना का निर्माण किया? तो भाई 12 पंचवर्षीय योजना का निर्माण किया। कब से कब तक चला था? 12वीं पंचवर्षीय योजना तो 2012 से 2017, लेकिन इसे बीच में ही समाप्त कर दिया गया था क्योंकि आप जानते हैं कि 2015 में नीति आयोग का गठन हो गया था। अब देखिए चौथी पंचवर्षीय योजना से एक क्वेश्चन कई बार टीसीएस हाल फिलहाल में पूछे कि भाई चौथी पंचवर्षीय योजना में कौन सा लड़ाई हुआ था? तो भाई आपका भारत और पाकिस्तान का लड़ाई 1971 वाला हुआ था बांग्लादेश के मामला पे। ठीक है। और इसरो की स्थापना जो परसों ही चंद्रयान 3 लॉन्च किया है, इनकी भी स्थापना 1969 में ही होती है, जो चौथे पंचवर्षीय योजना के अंडर ही आ जाती है। 1969 के अंदर ही आपका बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है पहली बार, तो ये भी चौथे पंचवर्षीय योजना में हुआ था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी जी करवाए थे। इसके अलावा सेकेंड टाइम बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में होती है, 8 बैंकों का, है ना। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे, पहली बार पूछेगा राष्ट्रीयकरण तो 1969 और दूसरी बार पूछेगा तो 1980। ठीक है, जो 6 बैंकों का हुआ था और पहली बार में 14 बैंकों का। ठीक है। तो ये सब थे आपका 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो है माफ कीजिएगा, चौथी पंचवर्षीय योजना का कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट। इसके अलावा 1969 में ही चंद्रमा पे आदमी जाता है, नील आर्मस्ट्रांग। 1969 में ही दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत होती है ना। तो ये सब बात कुछ ध्यान रखेंगे 1969 को रिगार्ड में। इसके अलावा सोनल मानसिंह का संबंध आपसे पूछ लिया भाई, कोई क्वेश्चन है ये, तो सोनल मानसिंह का संबंध ओडिसी और भरतनाट्यम दोनों से है। ऑप्शन में आपका भरतनाट्यम दिया गया था, भरतनाट्यम राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ओडिसी का मेन है लेकिन भरतनाट्यम भी कर लेती है। मैंने आपको उसी प्रकार से बताया जैसे एक आदमी कई सारे काम कर लेते हैं तो उसे वर्साटाइल कहा जाता है। तो सोनल मानसिंह भी एक वर्साटाइल एक्टर थी, मतलब नर्तकी थी, डांसर थी। ठीक है। भरतनाट्यम के कुछ अन्य कलाकार जैसे आपका यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, है ना, पद्मा सुब्रमण्यम, टी बाला सरस्वती, नर्तकी नटराज को जरूर याद रखिएगा। आने वाले शिफ्ट में हो सकता है कि इसी को ही पूछे क्योंकि ये जो है ज्यादा फेमस तो नहीं लेकिन बहुत बड़े जो है डांसर रही है नर्तकी नटराज, ये भी भरतनाट्यम से संबंधित है। ओडिसी के कुछ प्रमुख कैरेक्टर जैसे गुरु केलुचरण महापात्रा, संयुक्ता पनिगिरी, सुजाता महापात्रा, ये सब आपके जो है ओडिसी के प्रमुख नर्तक और नर्तकी हैं। इनके अलावा झावेरी बहन, कलावेती देवी, चारू माथुर, ये सभी के सभी मणिपुरी डांस से संबंधित है और जो भी सिंह सरनेम है ये भी आपका मणिपुरी नृत्य से ही संबंधित होती है। झावेरी वाली सरनेम जो है ये आपका मणिपुरी से ही संबंधित होती है। रेड्डी फैमिली जो है ये आपका जो कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का, वहां से संबंधित होती है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, जो भी महाराज सरनेम होता है या तो तबला बजाते हैं या फिर कथक नृत्य करते हैं, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा सितारा देवी इंपोर्टेंट है, ये कथक से संबंधित है और ना पंडित बिरजू महाराज भी कथक से ही संबंधित है। जो कथक कहाँ का नृत्य है? उत्तर भारत का नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? तो भैया आपको बताना है कि 8 है। कौन कौन से हैं? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, मणिपुरी, सतरिया। सतरिया का ध्यान रखना है, शंकरदेव, है ना। सतरिया का कौन है संचालन करता? शंकरदेव। कहाँ का सतरिया नृत्य? असम का है और लेटेस्ट शास्त्रीय नृत्य है, तो ये बात भी ध्यान रखना है। इसके अलावा 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? अब देखिए प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आ रहा है, मतलब प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं जो मैं सब पढ़ाया हूँ। ठीक है। 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ पे हुआ था बताइए? 23 में हुआ था आपका गुजरात में। अगर आने वाले शिफ्ट में पूछे कितने शहरों में हुआ था तो आपको बताना है 6 शहरों में। ठीक है। इसके अलावा 36वें राष्ट्रीय खेल के विजेता कौन रहे थे? सर्विसेज टीम, क्योंकि इसको जो है सबसे ज्यादा गोल्ड मिला था। अगर ओवरऑल पदक की बात करेंगे, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्लू है। ठीक है। अगर आपसे पूछे कि भाई 36वें राष्ट्रीय खेल नेशनल गेम के विनर कौन है तो आपको बताना है सर्विसेज टीम। अगर आपसे पूछे कि भाई 36वें राष्ट्रीय खेल में सबसे अधिक पदक किसे मिला तो बताना है महाराष्ट्र। दोनों बात समझ गए होंगे। ठीक है। इसके अलावा 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन इसी साल होना है 2023 में। कहाँ पे होगी? गोवा के अंदर होगी। इसके अलावा जो आपका 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम अभी अभी समाप्त हुआ है, ये कहाँ पे हुआ है? तो मध्य प्रदेश में हुआ है। अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश के कितने शहरों में हुआ है तो 8 शहरों में बताना है। ठीक है। इसके अलावा 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम के विजेता कौन रहे हैं? तो महाराष्ट्र रहे हैं। ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखना है। इसके अलावा अभी अभी जो लेटेस्ट में चल ही रहा है, हालांकि यहाँ से क्वेश्चन अभी आपसे नहीं पूछेगा लेकिन पूछ भी सकता है भाई, टीसीएस से कुछ भी भरोसा नहीं है। तो तीसरी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। पहला वाला कहाँ पे हुआ था? उड़ीसा में हुआ था। अगर आपसे पहले पूछ ले कि भाई जो आपका खेलो इंडिया यूथ गेम का पहला संस्करण कहाँ हुआ था तो 2018 में दिल्ली के अंदर हुआ था। देखिए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम और खेलो इंडिया यूथ गेम में फर्क है। ठीक है। इसके अलावा जो माका ट्रॉफी है, मैंने ये भी बताया, आने वाले शिफ्ट के लिए ध्यान रखो। माका ट्रॉफी है ना, मौलाना अबुल कलाम आजाद के नाम पे दिया जाता है, तो ये गुरु नानक देव विश्वविद्यालय को मिला है लेटेस्ट वाली, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो खेलो इंडिया यूथ गेम है ना, उसका नाम पहले खेलो इंडिया स्कूल गेम हुआ करता था, लेकिन 2019 में इसका नाम बदल के खेलो इंडिया यूथ गेम कर दिया गया। ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। गुलीबल का एंटोनेम आया। भाई गुलीबल क्या होता है? जो एकदम भोला टाइप का इंसान होता है, जिसे आसानी से मूर्ख बनाया जा सके, है ना, हर बात मानने को तैयार रहता है, इसे गुलीबल कहते हैं। तो गुलीबल का एंटोनेम पूछ लिया है तो सस्पिशियस हो जाएगा, जो हर बात पे संदेह करता हो। सैनिकल भी हो सकती है ना, स्मार्ट भी हो सकता
है ना, अनयील्डिंग भी हो सकता है। तो ये सब माफ कीजिएगा, हाँ अनयील्डिंग, राइट, अनयील्डिंग भी हो सकता है। तो ये सब जो है आपका इनका N2 हो सकता है। तो ऑप्शन में जो था उस हिसाब से काम करना पड़ेगा। एक आपसे ईडीएम पूछा है एट आर्म्स लेंथ, ये काफी कॉमन है, प्रीवियस ईयर है, सीधा सीधा। एट एन आर्म्स लेंथ का मतलब होता है किसी चीज से दूरी बनाने से, है ना, क्लोज कॉन्टेक्ट को दूर करना है, ठीक है, यानी परहेज करना है ना, अवॉइड करना है, तो इसका ये अर्थ निकलता है। तो इस प्रकार के जो भी आपके ऑप्शन में दिए गए होंगे राइट आंसर हो जाएगा। सती प्रथा से एक क्वेश्चन आया था, सती प्रथा का अंत कब होता है? 1829 में। किसके काल में? लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में। सती प्रथा का अंत कराने में कौन योगदान निभाए थे? राजा राम मोहन राय, है ना। भारत में अंग्रेजी शिक्षा जो 1835 में आया था, मैकाले के रपट पे, लॉर्ड मैकाले, ये भी बेंटिक के समय ही आया था, ठीक है। इसके अलावा 1805 ब्रह्म समाज की स्थापना कब होती है? 1828 में होती है। कहाँ पे? कोलकाता में। कौन करते हैं? राजा राम मोहन राय। संवाद कौमुदी के लेखक कौन है? राजा राम मोहन राय ही हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। राजा राम मोहन राय की राजा की जो उपाधि है वो अकबर सेकंड ने दिया था, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। एक प्रश्न पूछा गया कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनका वेतन और पेंशन कहाँ से आता है? तो भारत के संचित निधि से आता है। भारत की संचित निधि का जो आर्टिकल है 266 का ए है। सुप्रीम कोर्ट का गठन जो है किस आर्टिकल में होता है? तो 124 में होता है ना। भारत में वर्तमान जो चीफ जस्टिस है कौन है? DY चंद्रचूड़ है, जो 50वें चीफ जस्टिस हैं, है ना। सुप्रीम कोर्ट का गठन कब किया गया था? 1950 में किया गया था। भारत के प्रथम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? जस्टिस हीरालाल जे कानिया थे। तो ये सुप्रीम कोर्ट से कुछ बात है जो आपको ध्यान रखना है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 का प्रयोग करके जो है रीट जारी करने का काम करते हैं, और हाई कोर्ट 226 के तहत रीट जारी करते हैं। तो दोनों बात ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के एकमात्र न्यायाधीश, एक सेकेंड, भारत के जो एक न्यायाधीश हुए इसका नाम मोहम्मद हिदायतुल्लाह है, जो सुप्रीम कोर्ट के जो है जस्टिस के पद पे रहते हुए भारत के राष्ट्रपति के तौर पे काम किए थे, कार्यवाहक के रूप में। तो उसे भी ध्यान रखना है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह को, ठीक है। आपको मालूम है कि भारत के जब प्रेसिडेंट किसी काम से बाहर गया हो या डेड हो गया हो, या फिर वाइस प्रेसिडेंट भी उसी समय जो है उपस्थित नहीं हो, तो उस समय में जो है कार्यभार भारत के राष्ट्रपति के तौर पर कौन करेगा? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेगा। एक प्रश्न आपसे पूछा गया है कि स्टार्च के विलयन परीक्षण में किसका प्रयोग होता है? तो आयोडीन का होता है। आयोडीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 53 होता है। आयोडीन जो है एंटीसेप्टिक के रूप में भी यूज होता है, तो ये बात भी ध्यान रखें। कटे पटे पे जो है आयोडीन लगा देते हैं तो वहाँ पे जीवाणु नहीं पनपते हैं, है ना। इसके अलावा खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए बेंजोइक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। शुष्क बर्फ को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है। फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है, जिसे हाइपो सोल्यूशन भी कहा जाता है। ये बात भी ध्यान रखेंगे, सोडियम थायोसल्फेट को हाइपो सोल्यूशन कहा जाता है। 2 करोड़ बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? परसों बताए थे, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होती है, ठीक है। क्लोरीन हैलोजन ग्रुप से संबंधित है, जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता दर्शाता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षित होते हैं। इसके अलावा फ्लोरीन प्रकृति में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक होती है, फ्लोरीन, है ना। ये भी हैलोजन ग्रुप से संबंधित ही है। और आपके जो पीरियोडिक टेबल में 18 समूह दिए गए हैं या वर्ग दिए गए हैं, तो उसके समूह 17 में हैलोजन ग्रुप को रखा गया है और 18 में इनर्ट गैस को रखा गया है, जो हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन वगैरह हैं, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ड्राफ्ट कमीशन का गठन कब किया गया था? आपसे पूछा गया है। तो भाई जो प्रारूप समिति है, ड्राफ्ट कमीशन है, 29 अगस्त 1947 के गठित किए गए थे। इसमें 7 सदस्य थे, जिनमें 6+1 की रेशियो है, यानी एगो अध्यक्ष, 6 अन्य सदस्य। तो अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर साहब थे। अब इसके सदस्य का नाम क्या क्या है? ज्यादातर कृष्ण भगवान के नाम से है। अगर आपको एग्जाम में पकड़ना है क्लू से आंसर, तो भाई जो प्रारूप समिति के ज्यादातर सदस्य हैं वो कृष्ण भगवान के नाम से आपके सामने है। अल्लादी कृष्ण अय्यर है, एन गोपाला स्वामी है, भीमराव अंबेडकर साहब अध्यक्ष हो गए, KM मुंशी है, मोहम्मद सादुल्ला है, BL मित्तर है, DP खेतान है। तो इस प्रकार से आप देखिए, कृष्णा स्वामी, गोपाला स्वामी, ये सब जो है आपके इनके अध्यक्ष रहे थे। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर बता दिए थे, माफ करना, इनके सदस्य रहे थे। अब अध्यक्ष तो भीमराव अंबेडकर थे, है ना। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है। अस्थायी मतलब टेम्पोररी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा, जो उसमें सबसे बुजुर्ग थे, उन्हें चुना गया। दूसरे दिन 11 दिसंबर 1946 को, है ना, फिर से जो है एक बैठक होती है 2 दिन के बाद। इसमें अध्यक्षता के रूप में जो है राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में, परमानेंट अध्यक्ष के रूप में चुने जाते हैं। इसके अलावा तबला वादक से एक क्वेश्चन आया था, तो तबला वादक मैं आपको पूरा पढ़ा ही रखा हूँ भाई। तबला वादक कौन कौन है? तो अल्लाह रखा है, जाकिर हुसैन है, सुखविंदर सिंह है, लच्छू महाराज है, विजय घाटे हैं। ये सब क्या है? प्रमुख तबला वादक हैं, जिसमें जाकिर हुसैन साहब को अभी जो है आपका लेटेस्ट वाला पद्म विभूषण दिया गया है, ठीक है, जो 6 आदमी को मिला है ना 22 वाला। तो इसमें जो है एक जो है जाकिर हुसैन साहब ही संबंधित है। जाकिर हुसैन साहब कौन थे? तो अल्लाह रखा के पुत्र हैं, थे नहीं हैं, अभी जीवित हैं जाकिर हुसैन साहब। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये थे आज के फर्स्ट शिफ्ट में आए सभी प्रश्नों का एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे निःशुल्क मिलेगा, है ना। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।
इसके अलावा बात कर लेते हैं थोड़ा सा लेवल की। बच्चे जैसे बताया कि लेवल जो है आज का प्रीवियस ईयर से ज़्यादा जीके का क्वेश्चन आ रहा है। इंग्लिश का लेवल काफ़ी इजी था, रीजनिंग का भी लेवल था, मतलब लेवल जो इजी टू मॉडरेट आ रहे हैं। और बच्चे की अटेम्प्ट की बात करें, जैसे कि मेरे 4-5 बच्चे से बात हुआ तो बच्चे जो है 70% से ज़्यादा अटेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था आज का फर्स्ट शिफ्ट का वीडियो। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।